अच्छा दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉप 5 डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट का पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप पहले पार्ट 1 देखना, देन पार्ट 2 देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 तो स्क्रीन पर दिखाई दे ही रही होगी। क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1 के बारे में? आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू PNL अकाउंट ₹8,000, उसमें से 8,000 रुपये टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब कहने का यहाँ पर ये है सर, आपने साल के दौरान एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था। अब जितने मर्जी का पे करा हो, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम आपने साल के दौरान पे किया होगा, एग्जांपल ले रहे हैं हम, 12,000 रुपये का साल के दौरान आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था। लेकिन उसमें से 8,000 रुपये जो है ना, वो कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर है। मतलब एक ऐसा एक्सपेंस जो आपने अगले साल का इसी साल में पे कर दिया। मतलब ये जो सर कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है ना, 8,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड, दिस इज़ कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। मतलब सर ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो सर आपको आई थिंक पता ही होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ एन एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस सर हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। तो सबसे पहली बात तो सर इसका आपको इफेक्ट डालना है, इस 12,000 रुपये का कोई इफेक्ट नहीं डालना। कभी कभार पेपर में 12,000 रुपये का अमाउंट भी आता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफेक्ट 12 का डाले या 8 का डाले। तो सर आपको क्लियरली यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया जाता है 12,000 रुपये। तो आपको अब बात क्लियर है सर, आपको इफेक्ट किसका दिखाना है? जो अमाउंट आपने नेक्स्ट ईयर के लिए डाला है। तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट यहाँ नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से शो होना चाहिए। तो सर यहाँ पे आप बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस किस नाम से दिखा दोगे? एसेट के नाम से। तो पहला इफेक्ट जाएगा सर इसका रिवैल्यूएशन में, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट के नाम से दिखा देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। सर एक बात बताओ, एक तरह से आपने एक एसेट को रिकॉर्ड करा है ना, यहाँ पे कितने रुपए की एसेट को रिकॉर्ड करा है? 8,000 की एसेट को रिकॉर्ड कर दिया। तो 8,000 की एसेट रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके लिए एक फ़ायदा आएगा ना। तो रिवैल्यूएशन में इनकम वाली साइड पे जाएगा, क्योंकि सारे फ़ायदे हमारे इनकम की साइड पे आते हैं। किस नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 8,000 रुपीज़। डन सर, एडजस्टमेंट खत्म आपके यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया यहाँ पे कि प्रीपेड इंश्योरेंस को ना कभी कभार यहाँ पे वर्ड काफ़ी डिफरेंट वर्ड से यूज़ किया जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस या तो क्लियरली बोल दे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, या फिर ये बोल दे 8,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, दैट इज़ अगले साल के लिए वो ट्रांसफ़र हो गया। तो वैसी बात है, वो भी आपने प्रीपेड के नाम से जाना जाएगा वो। लेकिन तीसरा एक और नाम आ जाता है, कभी कभार यहाँ पे वर्ड यूटिलाइज किया जाता है आपका अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कि सर एक ऐसा इंश्योरेंस जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, मतलब वो इंश्योरेंस आपका नेक्स्ट ईयर तक ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब भी क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस। कभी कभार पेपर में वाली एडजस्टमेंट आ जाती है, तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स में से एक एडजस्टमेंट है ये। तो बढ़ते हैं फिलहाल हम जी एडजस्टमेंट नंबर 2 की तरफ। तो देखिए सर, एडजस्टमेंट नंबर 2 हमारी यहाँ पर क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 2 के बारे में बताया गया है, आपके पास बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स गिवन है 50,000 रुपीज़ के, और एडजस्टमेंट क्या है आपकी? इट इज़ फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹10,000 विच इज़ नॉट टू बी पेड। हिंदी में इसका कहने का मतलब ये है सर, आपने यह पाया कि क्रेडिटर्स के अंदर एक 10,000 रुपये का अमाउंट इंक्लूड है, जिसे अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हो सकता है क्रेडिटर्स आपके मर गए हो, एक्सपायर हो गए हो, या फिर कुछ और रीज़न, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको अब क्रेडिटर को पे नहीं करना। अब सीधी सीधी बात है सर, क्रेडिटर को पे नहीं करना तो क्रेडिटर ख़त्म आपके। और दूसरी बात, अब आपको एक अमाउंट पे नहीं करना, तो आपके लिए फ़ायदा या नुकसान? ऑब्वियसली बात है सर, फ़ायदा हो गया आपको। तो पहली बात सर, आपको 50,000 में कितने का फ़ायदा हुआ सर? 10,000 रुपये का। आपको 10,000 का फ़ायदा हो गया, और 10,000 के क्रेडिटर आपके ख़त्म, क्योंकि अब आपको उन्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले फ़ायदे हमारे सारे कहाँ जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन में चल जाएगा सर इसका बाय क्रेडिटर किस नाम से, मतलब रिवैल्यूएशन में इनकम वाली साइड पे 10,000 रुपये का फ़ायदा। एंड द सेकंड इफेक्ट इज़ बैलेंस शीट में जो है, अब क्रेडिटर्स कितने के शो हो रहे होंगे सर? पहले 50,000 के थे, 10,000 रुपये से अब आपको डिक्रीज़ कर देने हैं। तो आंसर कितना आ रहा होगा सर यहाँ पे आपका? 40 के, यानी 40,000 रुपीज़। देन तो यहाँ पे हुई हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 भी ख़त्म। वैसे अच्छी एडजस्टमेंट है, ये पेपर में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ, जिसके बारे में क्या बताया गया? इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी फॉर ₹2,000 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स।
सर बड़ी अजीब सी लाइन लगी, थोड़ी सी दिक्कत आई सर, सीधी सी बात समझते। इट वॉज फाउंड डेट, आपने यह पाया कि देर वॉज अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है 2,000 रुपये की, ठीक है सर। लाइबिलिटी किस चीज़ के लिए सर? गुड्स रिसीव करने की, ठीक है। जो भी लाइबिलिटी है 2,000 रुपये की गुड्स की लाइबिलिटी है ना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर ये आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो सीधी सीधी बात है, ठीक करने के लिए क्या करें सर? बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो हो जाएगी सर, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में हम बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी यहाँ पे शो कर देंगे, लाइबिलिटी फॉर गुड्स रिसीव्ड। और दूसरी जो है, अब आप लाइबिलिटी शो कर रहे हो तो सर आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है? एक तरह से ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो अब आपको रिकॉर्ड करनी है, तो रिकॉर्ड कर दी हमने लाइबिलिटी, पहली बात तो यहाँ। दूसरी बात, लाइबिलिटी आप एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर ऑब्वियस सी बात है सर, नुकसान होगा। तो दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा सर? हमारा रिवैल्यूएशन में। हमें पता है सर सारे फ़ायदे सारे नुकसान हमारे रिवैल्यूएशन में जाते हैं, और नुकसान वाली साइड ये वाली होती है। तो सर यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंस किस नाम से? टू लाइबिलिटी फॉर गुड्स रिसीव। आप चाहो तो इसकी जगह वर्ड क्रेडिटर भी लिख सकते हो, 2,000 रुपीज़। डन। तो सेकंड एडजस्ट भी कंप्लीट। आप हर बारी नोटिस कर रहे होगे हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आ रहे, वो कहीं भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन में है चाहे बैलेंस शीट में, हो सकता है दोनों ही बैलेंस शीट में इफेक्ट आए, हो सकता है एक कैपिटल में जाए दूसरा बैलेंस शीट में इफेक्ट, लेकिन आएंगे दो, एक अमाउंट की हमेशा 2 इफेक्ट आते हैं, ये बात की गारंटी है। तो बढ़ते सर हम अपने एडजस्टमेंट नंबर 4 की तरफ। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारी क्या है सर? यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें क्रेडिटर्स गिवन है आपको 30,000 रुपीज़ के, और एडजस्टमेंट क्या है हमारी यहाँ पर? क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ 4,000। सर सीधी बात है, क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी थी कितने रुपए की? 4,000 रुपये की। अब मैं कहता हूँ आपसे ऊपर वाले पॉइंट्स भूल जाओ, आप कुछ नहीं लिखा ऊपर, आप सीधे सीधे यहाँ देखो, एक अमाउंट इंक्लूड है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है 4,000 रुपये की, बात खत्म। एक लाइबिलिटी है 4,000 रुपये की विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय कोर्ट ₹2800। आप कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने डिसाइड करा सर ये जो लाइबिलिटी है 4,000 की नहीं होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए? 2800 रुपीज़ की होनी चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पे काम ये हो रहा है, एक लाइबिलिटी को आप रीवैल्यू कर रहे हो, मतलब 4,000 की लाइबिलिटी अब कितने की हो गई है? 2,800 रुपये की। तो आप इसी का इफेक्ट निकालो ना डायरेक्ट, तो आपको दिखाई दे रहा है सर 1,200 रुपये से लाइबिलिटी आपको क्या करनी है? डिक्रीज़ करनी है। तो सर बात ही खत्म, 1,200 रुपये से लाइबिलिटी ख़त्म करोगे तो आपको फ़ायदा है नुकसान? तो पहली बात तो सर फ़ायदा, कितने रुपए का? सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये का। तो रिवैल्यूएशन में इफेक्ट जाएगा इसका लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे, इनकम वाली साइड पे फ़ायदे के नाम से, मतलब क्रेडिटर्स के नाम से कितने रुपए का फ़ायदा होगा सर? सिर्फ और सिर्फ 1,200। तो दूसरा इफेक्ट भी 1,200 से ही आएगा सर। मतलब बैलेंस शीट में जो सेकंड इफेक्ट आने वाला है वो यहाँ पे क्रेडिटर्स में से कितने माइनस हो गए? 1,200, क्योंकि आपने डिक्रीज़ कितने से करी है लाइबिलिटी? सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये से डिक्रीज़ करी है, तो इफेक्ट भी सिर्फ 1,200 से आएगा। मतलब बैलेंस शीट में क्रेडिटर थे 30,000 और माइनस आपको कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ 1,200। मतलब अमाउंट आ रहा होगा बाहर आपका 28,800 रुपीज़। डन। ये क्रेडिटर का अमाउंट जो यहाँ पे लिखोगे आप। आशा करता हूँ आपको एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट थी, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एडजस्टमेंट थी, समझने वाली बात थी। अगर आप एडजस्टमेंट को समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये था, एक लाइबिलिटी थी 4,000 की, उससे आपने रीवैल्यू करके 2,800 कर दिया। बस थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके दे दिया। अगर क्लियरली ये बोल देते सर लाइबिलिटी 4,000 की 2,800 हो गई है, रीवैल्यू हो गई है, तो उसका मतलब भी तो यही था सर। बस आपको उस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते फिर हम अपनी एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरफ। लास्ट एडजस्टमेंट हमारी है, तो सर देखते हैं हम अपनी एडजस्टमेंट नंबर 5। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बना के दे रखी है, उसमें स्टॉक गिवन है 20,000 रुपीज़ का, और एडजस्टमेंट क्या है हमारी? पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का कुछ पार्ट है, कितना पार्ट है ये नहीं बताया गया अभी तक। आगे बढ़ते क्या लिखा है? कुछ पार्ट है विच हैड बिन कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2,000 रुपये। 20,000 रुपये में से एक पार्ट है 2,000 रुपये का, ठीक है। हैड बिन बैडली डैमेज इन स्टोरेज। सर रखा वो ख़राब हो गया, बैडली डैमेज हो गया, बहुत ख़राब हो गया। अब हुआ क्या? कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज ₹400। अगर आप आज की डेट में उसने बेचने जाते हो, बेचा नहीं है सर आपने, रियलाइज़ का मतलब होता है पैसे मिल जाना, बेचने पर पैसे मिल जाना, और एक्सपेक्ट वर्ड लिखा है सर आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली ये कह रहा है एक 2,000 का स्टॉक था, वो 2,000 को अगर आप आज बेचने जाते हैं तो वो कितने रुपए में बिकेगा? 400 रुपये में। अल्टीमेटली कह रहा है ये भी रीवैल्यू वाला ही पॉइंट है सर, जैसे हमने कोई पार्ट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4 करी है उसी की तरह ही है। क्या बोला गया सर? एक स्टॉक था आपका 2,000 का, वो रीवैल्यू होके कितना हो गया? 400। सर बेचा नहीं है आपने, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने बेचा नहीं है जो आपको कैश मिलेगा।
यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन है बेचने पर इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो मिल जाएगी का मतलब सर यहाँ पे यही है कि इसकी रीवैल्यू हो गई है। 2000 की चीज़ कितने की हो गई है? 400 रुपये की। तो अल्टीमेटली 1600 रुपये से वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो सर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। स्टॉक अगर घटेगा तो सर आपके लिए नुकसान है। तो पहली बात तो सारा का सारा नुकसान दिखा दो आप रिवैल्यूशन में। लेकिन सिर्फ कितना नुकसान आएगा सर? सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये का नुकसान, क्योंकि 2000 की चीज़ 400 रुपये की हो गई है। तो 1600 रुपये से घट गई ना, तो नुकसान वाली साइड पे 1600 रुपये स्टॉक के नाम से। और दूसरी बात सर हमें पता है अब बैलेंस शीट में जो स्टॉक शो हो रहा होगा वो कितने रुपये से कम कर दिया जाएगा। सर पहले बैलेंस शीट में 20,000 था, उसमें से आपने डिक्रीज़ कितना करा है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 1600 रुपये से डिक्रीज़ हुई है। तो दूसरा इफेक्ट भी सर कितने से आएगा? 1600 से माइनस 1600। ख़त्म सर, क्वेश्चन ही ख़त्म। 18,400 रुपये। बस सर ये थी हमारी लास्ट एडजस्टमेंट जो हमने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ पर ली हुई है। आप इनको अच्छे से दोबारा रिवाइज़ ज़रूर करना घर पे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उससे फ़ायदा आपको ही मिलेगा। ये पेपर में कई बार एडजस्टमेंट ऐसी पूछी जाती है, अब कई बार इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी जाती है, अदरवाइज़ एडजस्टमेंट हमेशा सेम ही रहेगी आपकी। बस आपको लैंग्वेज समझने वाली बात है। मेरा कहने का मतलब ये है आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। हाँ चलिए भाई दोस्तों।